मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में काफी लोग बोल रहे थे प्रेसिडेंट्स पे भी वीडियो लाओ। तो आज बात होगी इंडिया के मोस्ट लव्ड और मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट्स की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं उस नाम से जो ज्यादा याद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं। रामनाथ कोविंद, इंडिया के 14th प्रेसिडेंट। 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने वाले वो इंसान जिनको लोग ज्यादा याद इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं। एंड ऑनेस्टली, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, दैट्स ऑलमोस्ट अ क्राइम। जब कोविंद जी प्रेसिडेंट बने तब बीजेपी फुल पावर में थी, मोदी गवर्नमेंट स्ट्रांग थी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि राष्ट्रपति थोड़ा सा बैलेंस बनाएगा। लेकिन कोविंद साहब का स्टाइल था टोटल साइलेंट मोड। उनके टाइम पर इंडिया ने कुछ ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स देखे। आर्टिकल 370 हट गया, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके बाद पूरा देश प्रोटेस्ट मोड में था। फार्मर्स ने साल भर से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर्स घेर लिए। कोविड ने इकोनॉमी और लोगों दोनों को तोड़ दिया। पार्लियामेंट में बिल्स मशीन गन की तरह पास हो रहे थे और राष्ट्रपति भवन से आवाज बस फॉर्मल अप्रूवल वाली स्टैंप की। एक तरफ साइलेंस का प्रेसिडेंसी था और अब आ रहे हैं वो प्रेसिडेंट जिनके दिमाग में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड था। प्रणब मुखर्जी, या फिर जैसे दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में लोग कहते थे, मिस्टर नो इट ऑल। 2012 से 2017 तक इंडिया के 13th प्रेसिडेंट, और ऑनेस्टली अगर राष्ट्रपति भवन को एक ब्रेन मिल सकता था तो वो प्रणब दा ही होते। ये बंदा पॉलिटिक्स का गूगल था। तुम किसी भी लॉ का नाम लो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज पूछो, प्रणब मुखर्जी बिना ब्लिंक किए बता देता था। इसीलिए उनको लोग बोलते थे इंडियाज वॉकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और मजाक नहीं, रियलिटी थी। जब वो प्रेसिडेंट बने, इंडिया ऑलरेडी मेसी मोड में था। यूपीए गवर्नमेंट स्कैंडल से भरी हुई थी, ऑपोजिशन फुल अटैक पे था और ट्रस्ट क्राइसिस चल रहा था। फिर आया 2014 का हिस्टोरिक इलेक्शन जिसमें मोदी गवर्नमेंट लैंडस्लाइड के साथ आई। पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो गई। नॉर्मली ऐसे मोमेंट्स पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन प्रणब दा ने दोनों साइड्स को एक ही टेबल पे रखा। कांग्रेस हो या बीजेपी, सब उनको सुनते थे क्योंकि सबको पता था ये आदमी सिस्टम को उनसे ज्यादा जानता है। उनके टाइम पर इंडिया ने जीएसटी की प्रिपरेशन देखी, डीमोनेटाइजेशन जैसे शॉक वेव्स आए और पार्लियामेंट में कांस्टेंट हंगामा चला। प्रणब मुखर्जी कभी फ्लैशी नहीं बने, लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता था, सबकी नजर राष्ट्रपति भवन पे जाती थी क्योंकि वहां एक आदमी बैठा था जो पैनिक नहीं करता था। अभी तक हमने देखा एक ऐसा प्रेसिडेंट जो सिस्टम को संभाल रहा था, लेकिन हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति भवन का एक साइन ने पूरी डेमोक्रेसी हिला दी। फखरुद्दीन अली अहमद, इंडिया के वो प्रेसिडेंट जिनका नाम हिस्ट्री बुक्स में कम और डेमोक्रेसी के नाइटमेयर्स में ज्यादा आता है। 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति भवन में बैठे ये आदमी इंडिया के सबसे डेंजरस पॉलिटिकल मोमेंट का साइलेंट विटनेस नहीं, साइलेंट पार्टनर बन गया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कोर्ट में गिल्टी हो चुकी थी, उनकी सीट खतरे में थी, देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, एंड दैट्स व्हेन एक रात बिना किसी पब्लिक डिस्कशन के इमरजेंसी लगाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड, फंडामेंटल राइट्स फ्रीज, मीडिया का मुंह बंद, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में, और इस सब पर राष्ट्रपति का साइन, फखरुद्दीन अली अहमद का। अब टेक्निकली देखो तो हाँ, प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस पे चलता है, लेकिन जब पीएम डेमोक्रेसी ही बंद कर रही हो तब प्रेसिडेंट का काम होता है थोड़ा रुकना, थोड़ा पूछना, थोड़ा रेजिस्ट करना। फखरुद्दीन अली अहमद ने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो कहा उन्होंने साइन कर दिया। इमरजेंसी की अंधेरी रात के बाद चलते हैं थोड़ा लाइट की तरफ, एक ऐसे प्रेसिडेंट जिनके पास पावर से ज्यादा विजडम थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक इंडिया के प्रेसिडेंट, लेकिन ये आदमी नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं था। ये एक फिलोसोफर था, एक टीचर था, और शायद इसी वजह से उनका प्रेसिडेंसी भी थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट लगता था। जब राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने, इंडिया एक टफ फेज से गुजर रहा था। 1962 में चाइना ने अटैक किया और पूरा देश इमोशनली शेकन था। लोगों का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति भवन में कोई ऐसा चाहिए होता है जो सिर्फ स्पीचेस न दे बल्कि लोगों को सेंस ऑफ पर्पस दे। राधाकृष्णन वही थे। वो ज्यादा चिल्लाते नहीं थे, वो सोचने पर मजबूर करते थे। उनका ग्लोबल इमेज इंसेन था। ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, दुनिया के टॉप स्कॉलर्स में से एक। जब वो किसी फॉरेन लीडर से बात करते थे, इंडिया ऑटोमेटिकली एक थिंकिंग नेशन लगता था, सिर्फ एक पुअर एक्स कॉलोनी नहीं। डिप्लोमेसी में भी उनका स्टाइल सॉफ्ट था लेकिन क्लासी। और सबसे आइकॉनिक बात, टीचर्स डे।
जब उनके स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहा, उन्होंने बोला अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो तो टीचर्स को सेलिब्रेट करो। और बस एक ट्रेडिशन बन गया जो आज तक चला आ रहा है। दैट्स नॉट पॉलिटिक्स, दैट्स लेगेसी। फिलॉसफी और डिग्निटी की बात हो गई, अब आते हैं एक ऐसे प्रेसिडेंट पर जिनके टाइम पर देश में इमोशंस, पॉलिटिक्स और ट्रेजेडी सब एक साथ फूट पड़े। ज़ैल सिंह, इंडिया के वो प्रेसिडेंट जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा चुप रहना चूज किया। 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति भवन में बैठे इस आदमी से लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिख बैकग्राउंड, इंदिरा गांधी का क्लोज अलाय और एक नेशन जो ऑलरेडी टेंशन में था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया। पंजाब जल रहा था, सिख कम्युनिटी हर्ट और एंग्री थी, और उसके कुछ ही महीने बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन भी हो गई। फिर दिल्ली और देश के कई शहरों में एंटी सिख राइट्स फूट पड़े। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिख्स किल्ड। इस सब के बीच राष्ट्रपति का रोल क्या होना चाहिए? लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक मॉरल वॉइस, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड, एक प्रेसिडेंट जो बोले बस अब बहुत हो गया। लेकिन ज़ैल सिंह ने क्या किया? साइलेंस। वो इंदिरा गांधी के बहुत लॉयल थे, इतने लॉयल कि लोगों ने उनको रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जो बोलती थी वो साइन कर देते थे, चाहे देश के सबसे डार्क मूवमेंट्स ही क्यों ना हो। बाद में उन्होंने थोड़ा सा रेबल बनने की कोशिश की, पीएम राजीव गांधी के अगेंस्ट जाने लगे, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। लोग उनको एक ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में देखने लगे जो पावर के सामने खड़ा नहीं हुआ जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। मजा आ रहा है ना? देखो, अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज प्लीज ये हाइक बटन जरूर दबा देना। एज यू कैन सी, मैं अपनी वीडियोस में बहुत मेहनत करता हूँ और आपका एक क्लिक मुझे बिगर ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करेगा। क्राइसिस और कंट्रोवर्सी के बाद चलते हैं वापस शुरुआत की तरफ, जब इंडिया नया था और राष्ट्रपति भवन में एक फ्रीडम फाइटर बैठा था, पॉलिटिशियन नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब इंडिया नया नया बॉर्न हुआ था, तब राष्ट्रपति भवन में जो पहला इंसान बैठा वही था ये आदमी। 1950 से 1962 तक, मतलब पूरे 12 साल, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ऑनेस्टली फर्स्ट होना ही एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। तुम जो भी करोगे वही टेम्पलेट बन जाता है। ये कोई फैंसी पॉलिटिशियन नहीं थे, ये एक हार्डकोर फ्रीडम फाइटर थे। जेल गए, लाठी खाई, अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े। जब देश आज़ाद हुआ तब लोगों को एक ऐसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी जो सिर्फ पोजीशन का नहीं, सैक्रिफाइस का सिंबल हो। राजेंद्र प्रसाद एग्जैक्टली वही थे। उनका टाइम नेहरू के साथ चला और नेहरू एक स्ट्रॉन्ग पीएम थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कभी नेहरू के सामने छोटा नहीं लगे। वो रिस्पेक्टफुल थे लेकिन स्पाइनलेस नहीं। कभी कभी दोनों डिसएग्री भी करते थे, लेकिन डिग्निटी के साथ। दैट्स कॉल्ड रियल डेमोक्रेसी। उनके 12 सालों में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया, इलेक्शन स्टार्ट हुए, इंस्टीट्यूशंस बने, डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी गई। वो फ्लैशी नहीं थे, लेकिन वो स्टेबल थे। और जब कोई नया देश बना होता है, स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा सुपर पावर होता है। आज भी कोई प्रेसिडेंट 2 टर्म सर्व नहीं कर पाया, राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसलिए नहीं कि वो पावरफुल थे, बल्कि इसलिए कि लोग उन पे ट्रस्ट करते थे। वो राष्ट्रपति भवन में एक रूलर की तरह नहीं, एक गार्डियन की तरह बैठे थे। फाउंडेशन स्ट्रांग थी, डिग्निटी सेट थी, लेकिन हर एरा सेम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रेसिडेंसी की जहां पोजीशन बड़ी थी पर परसेप्शन वीक पड़ गया। प्रतिभा पाटिल, इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। हिस्ट्री में नाम गोल्डन होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका टेन्योर हेडलाइंस के लिए ज्यादा याद रखा जाता है, रिस्पेक्ट के लिए कम। 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति भवन में रहने वाली ये प्रेसिडेंट डिग्निटी से ज्यादा कंट्रोवर्सी ले आईं। शुरू में एक्साइटमेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बिग मोमेंट फॉर इंडिया। लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ आनी शुरू हुई। फैमिली मेंबर्स गवर्नमेंट ट्रिप्स में घूम रहे हैं, रिलेटिव्स इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन जैसे सेक्रेड ऑफिस को पर्सनल गेस्ट हाउस जैसा ट्रीट किया जा रहा है। लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो ट्रैवल कर रही हैं, प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स पेयर का पैसा वीआईपी हॉलिडे में बदल रहा था। उनके फॉरेन टूर्स तो लेजेंड बन गए, रिकॉर्ड तोड़ खर्च। लोग बोलने लगे प्रेसिडेंट है या ट्रैवल ब्लॉगर। थोड़ा हार्श है, बट जब देश में पॉवर्टी और करप्शन हेडलाइंस बना रहा हो, तब राष्ट्रपति का लैविश लाइफस्टाइल लोगों को चुभता है। पॉलिटिकली भी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखी। गवर्नमेंट जो चाहती थी वही होता रहा। राष्ट्रपति भवन एक न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए, लेकिन उनके टाइम में वो एक साइड का एक्सटेंशन लगने लगा। इसलिए प्रतिभा पाटिल को लोग हेट नहीं करते, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को डैमेज नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंसी की रिस्पेक्ट को डेफिनेटली हिट किया। और जब आप इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो, रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती है।
कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म के बाद टाइम है एक ऐसे नाम का जिसे सुनते ही नेगेटिविटी खुद रूम से बाहर चली जाती है। साइंटिस्ट, टीचर और सबका फेवरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जो इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, फीलिंग बन चुका है। 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति भवन में जो आदमी बैठा था वो पावर के लिए नहीं, पर्पस के लिए बैठा था। मिसाइल साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्चर और फिर सडनली पीपल्स प्रेसिडेंट। कलाम सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक वॉकिंग इंस्पिरेशन थे। जब दुनिया इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री बोलती थी, कलाम उनको मिसाइल्स और सैटेलाइट्स दिखा के बोलते थे, वी कैन डू इट। अग्नि, पृथ्वी, पोखरन, इंडिया का डिफेंस बैकबोन उनके विजन से बना। पर इतनी पावर के बाद भी वीआईपी कल्चर उनको पसंद ही नहीं था। सिक्योरिटी से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके आसपास होते थे। वो स्कूल के बच्चों से बात करते थे जैसे वो फ्यूचर साइंटिस्ट्स हों, ना कि छोटे बच्चे। इसलिए आज भी इंडिया में कोई भी किड अगर ड्रीम करता है, कलाम ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। उनके टाइम पर इंडिया ने आईटी बूम देखा, न्यूक्लियर पावर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ। वो प्रेसिडेंट कम, मेंटोर ज्यादा थे। जब भी देश डिप्रेस्ड लगता था, कलाम बस एक स्पीच में बोल देते थे, ड्रीम बिग, और पूरा नेशन थोड़ा स्ट्रांग फील करने लगता था। और फिर उनका एंड स्टेज पे लेक्चर देते हुए, मतलब लिटरली लास्ट ब्रेथ तक नॉलेज बांट रहे थे। नो ड्रामा, नो पॉलिटिक्स, जस्ट पर्पस। इसलिए आज भी जब इंडिया अपने सबसे लव्ड प्रेसिडेंट का नाम लेता है, कंपटीशन ही नहीं होता। कलाम सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो इंडिया का कॉन्शियंस थे। तो ये थे इंडिया के राष्ट्रपति। कुछ ने दिल जीता, कुछ ने डिबेट छोड़ी। पावर सिर्फ कुर्सी में नहीं होती, पावर उस इंसान में होती है जो उस कुर्सी पर बैठा होता है।